ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। ध्यान देखना, ये आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और साथ में आपको दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट के। आगे कह रहा है इज गिवन बाय अ रिलेशन ऑफ दिस टाइप, इस रिलेशन से आपको दिया गया है, और ये रिलेशन है आपका F इज इक्वल्स टू सी एम रेज टू पावर एक्स और k रेज टू पावर y। और आगे कह रहा है वेयर c इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, c आपकी कोई क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, द वैल्यू ऑफ x एंड y, और ये जानना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ x एंड y क्या होंगी। अगर आप ये वैल्यूज निकालना चाहते हैं, और एक बार दोबारा जो है टाइप करके मैसेज पे भेज के मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक आ रही है बिल्कुल क्लियर या नहीं। मैसेज चैट पे भेज दें आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर या नहीं। ठीक है, यस सर आप लिख रहे हैं, बढ़िया, ओके। तो अब मैं आगे चल देता हूँ, ओके ठीक, क्योंकि इस बार कम्युनिकेशन वन वे हो गया, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है तो हमें मान के चलेंगे आपको आ रही है, बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यस सर लिख दिया, देन इट्स गुड। आज देखें एफ इज इक्वल्स टू आपका हो गया सी एम रेज टू पावर एक्स एंड के रेज टू पावर वाई, जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इन दो बातों पर डिपेंड कर रही है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। आपका ध्यान जाता है इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, डिराइव द रिलेशन के फॉर्म में। डिराइव द रिलेशन में आपको क्या करना है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का आप रखेंगे t-1, सी आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब चूंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का है तो मैंने कहा अब आप थोड़ा बोर्ड पैटर्न एक सेकेंडली भूलें, सी की जगह एम नॉट एल नॉट टी नॉट रख सकते हो, मैं नहीं रख रहा क्योंकि हमें मान चलेंगे अब थोड़ा 5-6 क्वेश्चन लगा के अपन डेवलप हो गए। अब m रेज टू पावर x, m क्या था, m था आपका सस्पेंड, अच्छा मास था, ठीक, बढ़िया। तो ये मास m हो गया अपने लिए, मास m और पावर डायमेंशन ही रख दूंगा सीधा, मास m और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन किसी को याद नहीं हो तो बता देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकलती है इस फॉर्मूले से, फोर्स अपॉन डिस्टेंस या फोर्स अपॉन लेंथ, ये बराबर एफ अपॉन एक्स। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कभी डायमेंशन याद नहीं हो, क्योंकि 50 डायमेंशन अचानक से याद नहीं होती। क्या करते हैं हम, तुरंत मन में हल्का सा फॉर्मूला याद करते हैं, क्या था, फोर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट वाला है बराबर के एक्स, यानी एफ अपॉन एक्स होगा। अच्छा एफ अपॉन एक्स होगा, ध्यान देखना, एम एल t-2 अपॉन एक्स अपॉन लेंथ, तो अपॉन की लेंथ गायब हो जाएगी, बचा एम t-2। आया समझ में, या तो डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट याद अभी नहीं होंगे, याद होने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी ये मान के नहीं चल रहा कि आपको याद है। अभी तो क्या करेंगे हम 10 सेकंड में बगल में टाइम देके इस टाइप से हल्का सा कैलकुलेट कर लेंगे। दो बेनिफिट होंगे, फॉर्मूला तो याद हो ही जाएंगे और डायमेंशंस आपकी धीरे धीरे याद होना निकलना चालू हो जाएंगे, और बाकी इसकी पावर थी अपने लिए वाई। जैसे आप करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप पहुंचाएंगे t रेज टू पावर -1 इज इक्वल्स टू, देखें रहा m की पावर x और m की पावर y, यानी m रेज टू पावर टोटल हो जाएगा x एंड y, यानी कि m रेज टू पावर x प्लस y, देन फाइनल इट विल बी t रेज टू पावर -2y। तो ये हो गया आपका t रेज टू पावर -2y। वीडियो स्टार्ट करिए ना। देन लास्ट, सबसे पहले चलो यही कैलकुलेट कर लेते हैं, याद है कैसे करते थे, ऑन कंपेयरिंग, ये मैंने बोर्ड पैटर्न में पूरा लिख के सॉल्व कर दिया है। ऑन कंपेयरिंग आप करेंगे तो चलो टी के लिए कंपैरिजन करते हैं, टी का कंपैरिजन करोगे तो -2y इज इक्वल्स टू -1, यानी y की आपकी वैल्यू आ गई 1/2 और y 1/2 है। ध्यान देखना, m का कंपैरिजन करो, m ऑन दिस हैंड इट इज x प्लस वाई, ऑन द अदर हैंड m इज नॉट देयर। ध्यान है इस टाइप के हमने एक आध क्वेश्चन किए थे, m इज नॉट देयर, दैट मीन्स एक्चुअली इट मीन्स इट इज 0 देयर। और अगर y 1/2 आ रहा है, x अपने आप दिख रहा होगा, x कितना हो गया -1/2। एक मजेदार बात है, तुम्हारा ये क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन है खत्म हो गया होगा, आप चेक कर लेना कोई है ऐसा आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा 27, x -1/2 और y 1/2 बिल्कुल है, ये क्वेश्चन है, आप ये ऑप्शन नंबर है डी,
तो इसका जो आपका आंसर है, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर है 27 का डी। अब एक लास्ट चीज़ जो यहाँ तक आए तो एक और बता देता हूँ। अगर यही क्वेश्चन मान चलो आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में आया तो ऐसा नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे कहेगा फॉर्मूला डिराइव करो, तो मैं वो भी चला जाता हूँ। इसलिए आपका फॉर्मूला ध्यान देखना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये है, यही आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू सी एम रेज टू पावर एक्स, एक्स बोले तो -1/2 और y रेज टू पावर सॉरी k रेज टू पावर y और k y मतलब 1/2। इसका मतलब याद है, ये भी आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं लास्ट टर्न्स पे, एक √L/G वाला और एक √E/D वाला। इसलिए मैंने कहा था ये नॉर्मल मैथमेटिक्स 1/2 -1/2 वाली ये आपको मालूम हो। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको F इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, C डॉट M और K की पावर पॉजिटिव है ऊपर रहेगा, M की पावर नेगेटिव है नीचे जाएगा, और 1/2 का मतलब, और ये आपका हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C √K/M। मैंने दोनों बता दिए। जो आपका क्वेश्चन था, जो आपके लिए क्वेश्चन रखा जाए, दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम CBSE PMT 1990। तो ये आपका PMT 1990 का तो यही एंड हो जाता 1/2 और -1/2 पे फुर्ती से। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यहाँ तक प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों लेवल बता दिया। और कोई क्वेश्चन नंबर इसके अलावा हो तो उसको पूछ लें, कोई अदर क्वेश्चन हो तो उसको भी मुझे पूछ लें। 27 था आपका। और कोई एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस शीट? सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताएं। सर वो आपने होमवर्क में दिया था नहीं पिछले क्लास में? हाँ बताओ बताओ। सर उसमें क्या कहते हैं, टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऐसे एक क्वेश्चन था, उसमें मेरी r की पावर 3/2 आ रही थी। तो नहीं, उसको कैसे लिखेंगे? हाँ r की पावर 3/2 आ रही है, सही आ रही है। मैं बता देता हूँ। उसमें जो आपका आ रहा होगा वो आ रहा होगा, उसमें मुझे हल्का सा याद है, वो शायद कुछ ऐसा आया था लोगों का, r³ / s या सिग्मा अंडर रूट में एक और कोई टर्म था, वो मुझे ध्यान नहीं है। जो उसमें लोगों ने आंसर इसका करके भेजा है सॉल्व। हाँ एक्चुअली क्या है, जैसे r की पावर 3/2 आ रही है, ध्यान देखना। हाँ E equals to K रूट अंडर, हाँ E equals to K रूट अंडर E अपॉन सिग्मा E D D D D डॉग D ओनली D ओनली डी है, ये हटा दो। और r की पावर 3/2। नहीं, r की पावर 3/2 का है को, r की पावर ये हो गई ना 3/2। वही तो मैंने कहा, मुझे याद है r³ लोगों ने कॉपी पर सॉल्यूशन करके पर्सनली में व्हाट्सएप किए थे ना, तो मैं ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा है। रीज़न बता देता हूँ, वहाँ बाकी सब सही है। आपकी जो पावर आई हुई ध्यान देखना, d की पावर 1/2 आई होगी। मैं पावर दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप फिजिक्स में नहीं अटके, मैथमेटिक्स में अटक गए हो, एर्थ वाली। ध्यान से मेरी बात देखना, आपकी d की पावर आई होगी 1/2, आपका सिग्मा की पावर आई होगी -1/2, और r की पावर आ रही होगी 3/2। यही आ रहा है ना। जब ये पावर आएंगी तो मैं एक ही बार में सॉल्व करता हूँ। ध्यान से मुझे देखो, इनमें से सबसे पहले पॉजिटिव पावर बताती हैं कि d और r ऊपर रहेंगे, सिग्मा नीचे चला जाएगा। ये कंफर्म हो गया है, तो प्लस और माइनस पावर से डिसाइड हो गया। ये पावर के रूल याद है, पॉजिटिव पावर्स ऊपर होती हैं, नेगेटिव का मतलब 1/, होता है। अब अगली चीज़ 1/2 और 1/2, ये 1/2 दिख रहा है, माइनस का अपने आप हो गया। 1/2 बता रहा है अंडर रूट, तो ये 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, तो ये सब होगा अंडर रूट। और ध्यान देखना 1/2 के अलावा इसमें 3 भी तो है, क्योंकि आपका ध्यान है 3/2 का मतलब होगा r की पावर 3 एंड पावर 1/3 1/2। और एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, ये शायद 7th, हाँ मैं 7th में आजकल यही पढ़ा रहा हूँ, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। अभी मैं पूछना, मैं 7th कब से पढ़ाने लगा? 7th में इसी साल पढ़ा रहा हूँ, जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं तब तक। आपका बेटा है ना सर? हाँ इसलिए मैं जो हूँ, यही मैंने पढ़ाया था 3-4 दिन पहले, होल पावर था, इसलिए मुझे याद भी आ गया। 7th में है ये। 3 और 1/2 लिया तो 3 ये रहा, और 1/2 दिख रहा होगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। डाउट आप डिस्कस कर लिया करें, बाकी बेचक, उसमें कोई समस्या नहीं है। कैमरा अपना काम ही है कि यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, अटके नहीं बैठे रहें, जो फंसी चीज़ें बनी रहें। चलें, और कोई क्वेश्चन है इसमें अटका किसी को? जनरली
इसमें से क्वेश्चन नंबर 23 तो हमने खुद ही कर दिया था, पहले करा चुके थे, 22 हो जाएगा और मुझे लग नहीं रहा। एक क्वेश्चन नंबर 21 था, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड है। ये एक्चुअली सवाल नहीं था, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं, जिसे अपन कहते हैं लॉजिक। और लॉजिक क्लियर हो देना, मिटाने वाला पीयूष। लॉजिक वाला क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी ए और बी क्वांटिटीज की डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ए और बी की डायमेंशन। हाँ, अरे एक काम, इसका किसी स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना इस क्वेश्चन का, समझ में आ जाएगा। देख लो, किसी को लेना हो तो ले लो, मैंने पहली लाइन तो मिटाई दी गलती से। नहीं सर, आ जाएगा सर, आ जाएगा जी। बस ए इंटू बी जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया। बस अब एक छोटा सा बात हो गई है, जो बैच होता था ऑफलाइन उसमें सामने अप्रिशिएट करते थे, हाँ भाई फलाने ने सही जवाब दिया, यहाँ पे इतना बताना पड़ता है जिसने दिया, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन दे गया। चलो फिर भी हम बात कर रहे थे ए और बी डिफरेंट डायमेंशन है। ध्यान से देखें, चारों ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ, उल्टे क्रम में करूंगा, पहले गलत। ध्यान देखें, पहला ऑप्शन में मान के चलता हूँ ए प्लस बी। आपको ध्यान है डायमेंशनल होमोजेनिटी, दो क्वांटिटीज का एडिशन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन सेम हो। ये एडिशन अगर डिफरेंट डायमेंशन है नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था ए माइनस बी, अगर डायमेंशन डिफरेंस है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। तीसरा है आपका e की पावर माइनस ए अपॉन बी। आपको एक बात बता देता हूँ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जब आप 11th में लॉग पढ़ेंगे या अगर पीछे कभी पढ़ी होंगी तो लॉग में बताया जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता है नंबर, मैंने कहा एक्सपोनेंट क्या होता है, नंबर या डायमेंशन लेस। वैल्यू होती है 2.30 करके। अगर एक्सपोनेंट है तो क्या तुम्हारा ध्यान ऐसा जा रहा है, अगर ये मैंने कहा डायमेंशन लेस है तो ए अपॉन बी, यानी दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जानी चाहिए। नंबर का मतलब ये, डायमेंशन लेस मतलब ए और बी की डायमेंशन आपस में कैंसिल होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग हुई तो ये होगा ही नहीं, अलग अलग हुई तो कैंसिल नहीं होगी, कुछ ना कुछ बचेगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। और जब लास्ट एक जाते हैं ए इंटू बी, ये आप मजे से कर सकते हैं। ए इंटू बी का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। ए इंटू बी का सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायमेंशन अलग है, मल्टीप्लाई आप मजे से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई बाधा नहीं है, चाहे जिसका करें। ये आप देखें, हमने तमाम सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है तभी हमने निकाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर था ए इंटू बी वाला, नंबर देखना पड़ेगा कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन ही था, बढ़िया। ए इंटू बी आपका फर्स्ट ऑप्शन होता था। अब आप लिख दो, बस लास्ट आज आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस का आज आपका आखिरी टर्न है। और इसके बाद अब अगले टर्न से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इसी टॉपिक में हम एरर्स इन मेजरमेंट की चर्चा करेंगे। और अब पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन और जो आपके अलग अलग टाइप के हैं। ध्यान देखें, एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपसे कहता है इफ, और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलिएगा, मैं बोलता आ रहा हूँ। ये आपसे कह रहा है फोर्स कॉमा लेंथ and time would have been the fundamental units, would have been the fundamental units अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स हुआ करती तो जानना चाहता है व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। शॉर्ट में लिख देता हूं, व्हाट विल बी डायमेंशंस ऑफ, तो फिर मास की डायमेंशन क्या होंगी। ध्यान देखें, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये वही क्वेश्चन है, केवल इसका क्रम उल्टा है। अभी हम क्या मान के चलते हैं, फोर्स डिराइव्ड है, मास लेंथ टाइम फंडामेंटल है, तो फोर्स को निकालते हैं एमएलटी के टर्म्स में। अच्छा उल्टा मान लो, बोले एमएलटी डिराइव्ड है, मान के चलो एमएलटी सपोज करो अगर डिराइव होती और फोर्स फंडामेंटल होता तो उल्टा किया जा सकता है ना। जैसे फोर्स को हम एमएलटी पावर में लिखते हैं, ऐसे ही मास या लेंथ को फोर्स की पावर में लिख लें। मेथड वही रहेगा जो आप कह रहे हैं। देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन में पढ़ता हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है फोर्स लेंथ टाइम, ये आपकी कैसी है, ये हो गई फंडामेंटल, हमने मान लिया ये फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, क्या बुराई है। फिर निकालना क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास, तो डायमेंशन की मास क्या होंगी।
वही तरीका जिससे हम चलते थे। कौन सा? हम मान के चलेंगे आपका ये मास m इन तीनों की पावर पे डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं पावर, चाहे जो जैसे मैंने कहा नॉर्मल में जो ऑर्डनरी आप पढ़ रहे हैं वो कह रहा था फोर्स mlt की पावर पे डिपेंड करता है, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3। अब की बार मास मैंने कहा डिराइव्ड मान लो, ये आपने मान ली फंडामेंटल। तो मास m किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स, लेंथ और टाइम पर। और कैसे डिपेंड करेगा? पावर a, पावर b और पावर c। बस हो गया। ध्यान देखो क्वेश्चन, ये तो अभी जस्ट अभी पीछे किया ही था। कभी इस टाइप की लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन, ये केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी बार लैंग्वेज में आप अटके तो उनको आप कर ले जाएं। ये आपको कैसा कह देगा? फंडामेंटल, कुछ भी बदलता रहेगा। एनर्जी, वॉल्यूम, टाइम, कभी फोर्स, वॉल्यूम, लेंथ, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ मास, मास की, लेंथ की, इनकी डायमेंशन क्या होंगी, ये जब हम जाएंगे तो हमने ये माना, बस हो गया। इसलिए m इज इक्वल्स टू कितना होगा? k मालूम ही है। अब नॉर्मल में आपको मालूम है, यहाँ एक छोटी सी लाइन रखेंगे ऑन, चाहे वैल्यूज कह दो चाहे डायमेंशंस कह दो, तुम्हें जो अच्छा लगे। हम तो डायमेंशंस लिखते हैं जनरली। जैसे हम इनके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास का m रख दिया, अब k रख नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, k अपन ने कई बार देख लिया। f यानी कि l यानी कि b और टाइम यानी कि c। और लास्ट कहानी, एक लास्ट स्टेप और लिख देता हूँ, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा। वो क्या छोड़ दूंगा? m इज इक्वल्स टू फाइनल। और फाइनल ये क्वेश्चन इस टाइप कर चुके ना, इसलिए एक आध लाइन हिंट पर्याप्त होती है। जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं 4-6 उसके बाद बाकी में केवल हिंट लगती है। m की पावर ध्यान देखना a हो जाएगी, और m की पावर मुझे कहीं भी नज़र आ नहीं रही। m की पावर तो हो गई a, l की पावर ध्यान देखना a आएगी और b आएगी। तो l की पावर टोटल हो गई a और b, और t की पावर एक तो मुझे यहीं दिख रही है -2a, और एक ये दिख रही है +c। और मेरा अंदाज़ है जैसे आपने अभी सिग्मा आर क्यूब वाला इतना टफ क्वेश्चन लगभग कई लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे पास कॉपीज़ भेजी थी, तो मैं बिल्कुल समझ गया कि आपने किया है। इसलिए मैंने कहा इसके आगे अब आप प्रोसीड कर जाएंगे। इसके बाद आप कुछ नहीं करना, मैथमेटिकली ए बी और सी की वैल्यू निकलेंगी, और जैसी ए बी सी की वैल्यू आ गई तो आपकी एम की डायमेंशन निकल आएंगी। मान चलो सपोज करो 1 2 3 आ रही हैं, तो आप बताएंगे फोर्स का 1, लेंथ का 2 और टाइम का 3। खत्म बात। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब ऐसा ही एक और लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन, जो मैंने कहा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ नेक्स्ट, जो भी हो। इसमें आपसे कह रहा है इमेजिन a system, ये कहता है इमेजिन a system in which unit of mass is 10 kilogram, length is 1 kilometer, and time is 1 minute. Time is 1 minute. Calculate the value of 1 joule. Calculate value of 1 joule in this सिस्टम। इस सिस्टम में आप 1 जूल की वैल्यू पता करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान देखें, ये आप काम पहले भी कर चुके हैं। आपने स्पीड ऑफ साउंड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट की थी, जूल और अर्ग आपने कन्वर्ट किए थे। और याद दिला देता हूँ, आपने शायद एक डाइन वाला भी कन्वर्जन किया था, है ना। जैसे आप 3-4 सवाल कर चुके हैं, और जब आपने 3-4 सवाल किए थे तो फिर एक और बजाते हैं अगली चीज़। अगला जो लेंगे हम वो ये लेंगे कि अगर आप इस सिस्टम में जाते हैं, यूनिट ऑफ मास और लेंथ इज़ 1 किलोमीटर, तो मैं एक सिंपल चीज़ फिर वही पिछली बार की तरह चलूँगा। मैं क्या बताऊँगा, फ्रॉम P बराबर N1 U1 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, N2 U2। देखना लाइट तो नहीं चमक रही, कहीं चमक रही है तो मुझे बता देना। N1 U1 N2 U2 लोगे तो मैंने मान लिया आपका 1 जूल बराबर
N2 यूनिट्स। ध्यान रखना, चूंकि सेकंड का नाम नहीं दिया, कह रहा है 1 जूल इन दिस सिस्टम, तो उस सिस्टम में कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी। अब कुछ ना कुछ यूनिट होंगी तो वही पुराना काम, वो आपको मालूम है ml² t-2 बराबर N2 ml² t-2। अंतर क्या है फिर दोनों साइड, अंतर जो था वो फिर याद दिला देता हूँ। पिछली बार भी जब हमने किया था तब आपको ध्यान आएगा, रेड पेन से हम करते थे m1 l1 और t1, और इस साइड आपके आते थे m2 l2 और t2। जब आप m1 l1 t1 और m2 l2 और t2 रखते हैं तो लास्ट काम, इसका मतलब n2 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा। ध्यान जा रहा है, बाकी सब वही है, केवल हम सिस्टम की बात करेंगे बाद में। आपको 1 जूल की वैल्यू इस सिस्टम में निकालनी है। पुरानी मेथड n1 u1 बराबर n2 u2, हमने माना 1 जूल बराबर n2 यूनिट्स। n2 मतलब जो भी हो, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, चूँकि नाम नहीं दे रहा अगले का तो हमने कहा कोई ना कोई यूनिट तो होगी। अब जो पुराना तरीका था ml² t-2 ml² t-2, क्योंकि अब यहाँ तक आते आते डायमेंशन हम एंड कर रहे हैं आज, तो अब इतना सबको पता हो गया, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। अब लास्ट काम जो आप n2 निकालेंगे कितना आएगा, ध्यान देखें, फिर वही m1/m2, ये होगा m1/m2, साथ में होंगे आपके l1/l2 का स्क्वायर, और लास्ट आपका t1/t2 रेज टू पावर -2। इतना सब तो हम पहले भी करते थे। तो फिर खास क्या है, खास कुछ नहीं है भैया। पिछली बार क्या होता था, आपको जैसे एक CGS और एक MKS दी थी, आपको यहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। बोले MKS में किलोग्राम होता है, CGS में ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 100 नहीं होते, 1000 होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको अपनी तरफ से रखना था, यहाँ अब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। दे रहा है, क्या दे रहा है ध्यान देखना, आप लिखेंगे m1/m2 बराबर m1 कौन से में, जूल। जूल तो याद है, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम पढ़ चुके, किलोग्राम मीटर सेकंड वाला। जूल पहला सिस्टम का है जूल में, यानी m1 m2 आपका m1 किलोग्राम में होगा। चलो एक बार सारे लिख देता हूँ फिर आगे चलूँगा। L1/L2, ध्यान देखें L1 फिर अभी मैं केवल पहले सिस्टम पे हूँ। L1 दिख रहा है जूल वाला सिस्टम, यानी मीटर में होगा, और T कहाँ लिखें, चलो थोड़ा पास लिख देते हैं, वैल्यू नीचे निकाल देंगे। L1/L2 बराबर ये था मीटर अपॉन, और T1/T2, T1/T2 होगा सेकंड अपॉन, ये ध्यान चला गया होगा, MLT मास लेंथ टाइम। जूल वाले में क्या होंगे, किलोग्राम मीटर और सेकंड होंगे। अब आओ सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम के लिए कोई डाउट हो पूछ लें, बेटा फुर्ती से। ठीक है, सेकंड सिस्टम में जो मैंने कहा, सेकंड सिस्टम में आप जाएंगे मास। सेकंड सिस्टम में मास आपका क्या लिया जाएगा, सेकंड सिस्टम में मास जरा देखें, आपने लिया हुआ है 10 किलोग्राम, दिख रहा है, ये आपको दे रहा है, मैं रेड पेन से इसको मार्क करता हूँ। सेकंड सिस्टम में आपसे कह रहा है इन विच यूनिट ऑफ मास इज 10 किलोग्राम, तो इसलिए मैंने कहा इसमें आपको मन से भी नहीं सोचना ग्राम क्विंटल, ये आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 किलोग्राम, यानी ये हो गया 1/10। L1/L2 L2 कितनी दे रहा है, लेंथ इज 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर माने मालूम है आपको, यानी ये वैल्यू आपके लिए हो गई, समझ आ गया। ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन किए हुए हैं, केवल वैल्यू मुझे दिखानी पड़ी है। ऐसे ही T1/T2 चेक करें, इस सिस्टम में टाइम कितना दे रहा है ये आपको दे रहा है 1 मिनट, और 1 मिनट दे रहा है, यानी ये हो जाएगा मिनट, यानी ये आपका आ गया 1/60। दैट्स ऑल, हो गया, कहानी खत्म। अब इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को जरा ऐसा तो 1 लाइन का करना है अपने को, यहाँ प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना पार्ट ये अपना कौन से क्वेश्चन का है, ये इस वाले का हिस्सा रहेगा, जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब देख लेना। आप देखें ध्यान से, N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, N2 इज इक्वल्स टू आपका कितना निकल आएगा, आप तो ये निकाल लोगे, M1/M2 1/10 थे,
L1 अपॉन L2 आपका हो गया 1/1000 का स्क्वायर, और आपका T1 अपॉन T2 हो गया 1/60 की पावर -2, यानी इसके आगे आप खुद कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सॉल्व 3 to 4 नंबर ऑफ लाइकवाइज क्वेश्चन। तो N2 की वैल्यू आप कर लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा अंदाज है वो आप कर ले जाएंगे। बेसिक समझ में आ जाता है। जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि आपको ये नहीं समझ में आता है इमेजिन ए सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ मास पता नहीं क्या क्या दिया है, इमेजिन करना है सिस्टम, इमेजिन नहीं करें तो क्या होगा, कुछ मत करो, तुम अपने एज अकॉर्डिंग चलो जैसे कर रहे हो। बस लास्ट में क्या करोगे, जो मास लेंथ टाइम है वो अपने मन से रखने के बजाय क्या रखूं, वो इसके देख लेना। 10 kg दिया है, 1 किलोमीटर दिया है, 1 मिनट दिया है, जो भी दे 5 सेकंड 10 सेकंड उनको रख देना, उनके अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या ये कहानी समझ में आ जाती है, हाँ ना, मुझे बताएं। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आराम से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मैंने कहा था इस ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, कोई रह तो नहीं गया। चल बस एक आध लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। तो मैंने कहा था आज आपकी डायमेंशन सीधे इसी के साथ एंड अप हो जाएंगी। तो ये आपने कंप्लीट कर दिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखूंगा बढ़िया सा, बस उसी के बाद आपका समापन। और अगर इस क्वेश्चन को करते करते मीटिंग एंड हो जाती है तो उसके बाद दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा हमेशा की तरह। 5-1 मिनट हम और चलाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये 2-4 मिनट अगली मीटिंग के लिए बच ही जाएगा बेचारा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगेगा ना। ये आपसे कह रहा है एक फॉर्मूला दिया है इन n इज इक्वल्स टू -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1, और आगे बताता है d इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। आपसे कह रहा है इनमें से d है आपका डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। आगे आपसे कहता है n1 एंड n2 is equals to a number of molecules in a unit volume और आगे कह रहा है x1 and x2 represent distances। x1 और x2 क्या करते हैं, represent डिस्टेंसेस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन हल्का सा। n इज इक्वल्स टू -d n2 - n1, और बड़ा लिख दूँ n2 - n1, जो लिख नहीं रहा हो n2 - n1 अब तो दिखेगा। और x की भी थोड़ा पूंछ निकाल देता हूँ लंबी लंबी, ये लो x2 - x1, नीचे कह रहा है d बराबर डिफ्यूजन कांस्टेंट n1 and n2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक। और कह रहा है x1 and x2 रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंसेस, और कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट एक बचा, कैपिटल N है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू आधे से ज्यादा बोर्ड में तो क्वेश्चन ही भर गया यार। पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। और आगे कहता है कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल डी। आपको कैपिटल डी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, बस इतना सा सवाल है। अब आया अच्छा एक सवाल मजेदार सा, देखें ध्यान से क्या कह रहा है। इसलिए थोड़ा बड़े कर दिए, फॉर्मूला दिख रहा है, इनमें से एक एक चीज़ आ देता हूँ। डी डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, इसकी चिंता मत कीजिएगा, इसकी तो डायमेंशन निकालने को पूछ ही रहा है।
और टाइम देखते हैं ना, खत्म हो जाए तो मीटिंग रिज्वाइन कर जाना, कि वो समझ में आ जाएगा, बीच में अचानक खत्म हो गई। N1 और N2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। X1 X2 बता रहा है, डिस्टेंसेस N बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट था। N1 N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे, X1 X2 डिस्टेंसेस थे, N था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पता नहीं क्या क्या। अब आपको क्या करना है, इस कैपिटल डी का आपको डायमेंशन निकालनी है। ये समझ में आ रहा होगा वो पुराना तरीका, जैसे आपको याद हो हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सब के फॉर्मूले इसी पैटर्न पे कैलकुलेट करके पहले ही रखे हुए हैं। क्या करते हो, इस फॉर्मूले में सारी डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दो, बचे हुए की अपने आप निकल आएंगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ध्यान से इधर देखें, इसमें कुछ खास वर्डिंग है जो आप यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले देखें N1 and N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आओ देखो ध्यान से, मैं रेड से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये प्रिंटेड क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन ये पेपर में आएगा उसके नीचे आप इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे तो यही क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, यही लैंग्वेज में दोबारा आंसर में रिपीट करूंगा। N1 and N2 बराबर नंबर ऑफ दिस, यानी आप ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा। मुझे लिखना पड़ेगा N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको याद आएगा नंबर का मतलब होता है M0, L0, T0। जैसे जब आपको 2 पाई या 1/2 पढ़ा रहे थे तो यही सवाल पूछा था, कितने लोग हैं, मान चलो 10 लोग हैं, तो क्या 10 किलो हैं, 10 मीटर हैं, नहीं, 10 मतलब नंबर, और नंबर यानी आपका क्या आया, M0, L0, T0। अब इन यूनिट वॉल्यूम क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ता हूँ फिजिक्स के अंदाज में। ये लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन यूनिट वॉल्यूम को मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं एक सिंपल 9th का या पिछले साल 10th का याद दिलाता हूँ। चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब Q/T, या याद करो स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में आप अपॉन नहीं पढ़ते, पर यूनिट पढ़ते हैं। तो जब आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या आया, पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया L3। वॉल्यूम तो मालूम ही है, यानी आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिला L-3। अब किसी को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं, इसको रिपीट कर दूंगा बस, क्योंकि बाकी को इसके बाद कुछ नहीं होना, बाकी तो सब यही कहानी दोबारा सुना दूंगा। फुर्ती होता है, किसी को ये चीज़ बिल्कुल समझ में ना आई हो, एकदम बाहर हो गई हो, तो दोबारा रिपीट कर दूं। सबको समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं। अरे भूल लिया करो यार, समझ नहीं आता है सब क्या, बिल्कुल मैंने कहा संन्यास की अवस्था में चले गए, योग मुद्रा में। चलो ठीक है, बस ये समझ में आ गया, तो बाकी तो अपने आप आ गए। देखो ध्यान से, X1 X2 रिप्रेजेंट डिस्टेंसेस, मतलब इनका डायमेंशन कितना हो गया, डिस्टेंस L, एंड द फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो, फिर से देखना, मैं टिक करता आ रहा हूँ आधा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स M0, L0, T0 पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया दिख रहा है, पर यूनिट एरिया, ये हो गए पर यूनिट एरिया का L²। और आगे बढ़े, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसलिए मैंने कहा था एक समझ लेना, एक समझ में आ गया तो बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। ये रहा पर यूनिट एरिया, ये रहा पर यूनिट टाइम, बाकी टोटल कर लो कितना हो जाएगा, L-2 T-1। एंड लास्ट सॉल्यूशन एक लाइन का, जैसे ही आप दिखा देंगे आप लिखेंगे हैंस, सॉल्यूशन छोड़ दूंगा और तुम करते रहना। कैपिटल N, ध्यान देखो ये रहा कैपिटल N, L-2 T-1 दिख रहा है, इस N की मैं रखूंगा L माइनस कितना था, -2 और T-1 इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं रहता, चाहे आपका मीटर में से मीटर माइनस करें चाहे प्लस करें, हम केवल डायमेंशन ले रहे हैं इसलिए माइनस की जरूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू कैपिटल D, इसकी हमें निकालनी है। ये कैपिटल D हमारा कौन सा है, वांटेड, इसी का निकलना है। और बाकी सब हमें मिल ही गए। कौन मिल गए बाकी सब, N2 - N1 क्या थे, N2 और N1 ये थे आपके L⁻⁻3। तो इसकी जगह हम रख देंगे L⁻⁻3
और अपॉन में थे x2 माइनस x1, वो थे डिस्टेंस यानी हो गए l। और देखो ध्यान से, इसका मतलब d बराबर समथिंग, ये कोई भी हमारे साथ बैठा हुआ, मेरा मानना है जो हम 10-12 लोग बैठे हैं, मुझे विश्वास है बाकी सब निकाल लेंगे। d इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट डजंट मैटर फॉर मी एंड यू टू ऑल्सो। बेसिक ये 2 लाइनें समझ में आनी चाहिए, बस इन्हें पढ़ाना मेरा काम था। इनटू डिवाइड आप कर लेंगे, और इसीलिए इस बेसिस पर ये तो समझ में आ जाता है। बस एक सवाल लिख देता हूँ और इसी के साथ हम लोग 2 मिनट बाद आज का कार्यक्रम समापन करेंगे और एक महान टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस से त्याग पत्र दे देंगे। अब इसको ना कभी पढ़ेंगे और इवन पेपर में भी आ जाएगी तो भी नहीं करके आएंगे, ऐसा क्या? हाँ नहीं, लोग त्याग पत्र दे देते हैं, बोले बहुत टफ टाइप टॉपिक, हटाओ, बोले हम नहीं पढ़ रहे। तो एक छोटा क्वेश्चन और लिख देता हूँ, देखें ध्यान से। ये कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, बस ये आज का आखिरी सवाल जिसको मैं करूँगा नहीं, सिर्फ एक हिंट दे दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ a string depends on, और डिपेंड्स ऑन कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ a string, comma tension T in the string, tension T in a string, and mass per unit length, and its mass पर यूनिट लेंथ m। बाकी आपसे कह रहा है एस्टेब्लिश द फॉर्मूला, वही पुराना सवाल, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला। और एक मजेदार बात, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला के तुम 6 क्वेश्चन कर चुके, इस क्वेश्चन को कराने की मुझे क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत थी नहीं। एक्चुअली ध्यान देखें, मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ बतानी थी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, और मैं उसके बाद छोड़ भी दूंगा। इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ से लिख लूँ, एफ प्रोपोर्शनेट आप क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, डिपेंड करती है लेंथ पर। टेंशन इन द स्ट्रिंग डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग पर, एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ m, और इसकी मास पर यूनिट लेंथ m पर। वही पुराना दुराना 6-7 क्वेश्चन कर चुके हो, पावर ABC। तुम कहोगे तो हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, मुझे क्या बताना है? मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे सिर्फ इतनी हिंट देनी है। ध्यान देखना, लेंथ, इसका डायमेंशन हमेशा की तरह होगा लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ये l होगा। टी ध्यान देखना, ये है टेंशन, और कल भी किसी क्वेश्चन में बता रहे थे टेंशन होता है फोर्स। जो आपने ऑब्जेक्टिव शीट सॉल्व की थी, टेंशन और सरफेस टेंशन में आप कंफ्यूज हो रहे थे 1-2 लोग। मैंने कहा था टेंशन क्या होगा? फोर्स, यानी कि MLT-2। और सबसे खास बात जिसकी मुझे बतानी है, m। ध्यान देखना, मास की डायमेंशन m मत रख देना, मुझे बताओ मास m की डायमेंशन में क्या रखूं? शायद कोई मुझे बता पाए। m-1। और कोई जवाब? ml-1। बढ़िया, अविरल है ना? यस सर। ठीक, सही कह रहे हैं आप। किसी और को समझ में आया इन दोनों में से किसका जवाब सही है? अविरल का। अच्छा, अविरल मतलब लड़का जो है, लड़के सिर्फ न उसका सपोर्ट करेंगे, लड़कों का, लड़कियों बताओ, लड़कियां भी लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही है। चलो देखो ध्यान से, मास पे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैं गोला खींच रहा हूँ लाल, मास नहीं है, ध्यान से देखो, दिख गया? ये जो लाल गोला खींचा है इसलिए खींचा है, तो समझ नहीं आया इस क्वेश्चन के बाद मैंने क्यों कराया, जबकि ये क्वेश्चन अपन 7-8 बार कर चुके। इसको अपने को करना क्या है? मैंने कहा ही था एक लाइन लिख के मैं खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही नहीं, क्वेश्चन तो तुमने करना है। मेरा काम यहाँ पर जो टीचर का है वो सिर्फ एक लाइन का था, इतने से गोले का। जो मास है वो मास नहीं है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। इसलिए जो आप m का डायमेंशन लेंगे वो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, m का डायमेंशन लिया जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक्चुअली में ml-1। और बाकी सब आपको आते ही है, कुछ नहीं करना है। 3 मैंने, ये तो बहुत बड़ी हिंट हो गई, पूरा सॉल्यूशन ही हो गया।
एल की जगह लेंथ रख देंगे, टी की जगह MLT -2 पावर बी, अब तो वही है ML-1c रखोगे। सॉल्व करना, इसके आगे लिख देता हूँ सॉल्व। वैसे तुम करोगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि आधे तो मेरे ही पढ़े ना पिछले साल, तो मुझे एक एक का याद है, तो इसलिए सॉल्व तो खैर कोई नहीं करेगा, पर अपन लिख देते हैं, इससे क्या पता रहता है शायद तुमने की हो। इसका आप एक सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आपका हम कहते हैं ये टॉपिक एंड होता है। अब अगले टर्न से हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट। और एक चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों ने भैया पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाया हो, वो एक बात है ध्यान रखना, ऐसा सोचना कि हम जब अगला चैप्टर आएगा तब पढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि अगला चैप्टर पता नहीं कब आएगा, क्योंकि 10th नहीं है, तुम सोचो चैप्टर खट 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 आते जाएं। यहाँ तो एक ही टॉपिक से निकलने में अपने को काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए अगले टर्न में जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैंने कहा चैप्टर नया नहीं होगा, दैट विल बी अ फ्रेश टॉपिक एंड अगेन मैथमेटिकल एंड फिजिकल टॉपिक। इसलिए मैंने कहा इसको जिन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है अच्छी तरह, वो तो बहुत बढ़िया पोजीशन में, वो इसको कंप्लीट कर ही दें। और ऐसे जो अभी तक पढ़ने के बारे में नहीं सोच पाए कब से स्टार्ट करें, तो मैंने कहा अगले टर्न से भी बैठ जाओ, एरर्स इन मेजरमेंट हम डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया ढंग से उस टॉपिक को हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक बाकी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस अपना कंप्लीट करके इनको रख देंगे, उनका डायमेंशन सफिशिएंट है, इससे ऊपर आपसे किसी एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। हमने हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको जो बुक मिले आप शिवलाल, युगबोध, प्रदीप, दिनेश, ABC कंप्रेहेंसिव, SL अरोरा, S चांद, आर्यंत, लास्ट ईयर हम कहते हैं नीट क्वेश्चंस या मेंस क्वेश्चंस, आपको जो मिले आप उठाओ और आप लगाओ, और तय है कि आपको 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे। 10% इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि नॉर्मल है, आप स्टूडेंट हैं, तो 10% में आप अटकेंगे ज़रूर। उनके लिए मेरी हिंट लगती है, मैं एक लाइन में ऐसे ही बता दूंगा, कहीं ऐसी कोई छोटी मोटी गलती कि तुमने ध्यान नहीं दिया, पर यूनिट लेंथ डिवाइड करना था, तो तुम्हें वो भी आ जाएगा। लेकिन 80% 85% क्वेश्चन मैंने कहा वो आपके अपने लेवल पे हो जाएंगे मेरे बिना कहे। बढ़िया, आपने डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छे से तैयार कर ली, काफ़ी कुछ लोगों ने, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसी ढंग से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आज हम यहीं विराम लेंगे, कोशिश करें इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर दें, ठीक है। चल हाँ बोलें। लास्ट टर्न का वो न्यूमेरिकल वाला नहीं, लास्ट टर्न का मैंने बनाया ही नहीं था, तो देता कहाँ से है। अरे मैं लास्ट टर्न का मुझे लग रहा है मैंने वीडियो न्यूमेरिकल शीट वाला था, मैंने बनाया ही नहीं था, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं, उसमें क्या वीडियो आज का ज़रूर मैंने बना लिया। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन से पूछ लेना, ठीक है। चलो एंड कर देते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो यहाँ से।